दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए इंडियन पेनल कोड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसी वीडियो से दोस्तों कम से कम 5 ऑब्जेक्ट आपके आने वाले समय में जब सिविल जज का एग्जाम होगा तो इसी वीडियो से 5 ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो इन 50 ऑब्जेक्ट में से कम 30 ऑब्जेक्ट के सही उत्तर देकर बताओ। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप 30 के ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही करोगे। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला कहता है, निम्न में से किस केस में धारित किया गया कि सामान्य आशय एक तथ्य विषयक प्रश्न है। यह व्यक्तिपरक है परंतु इसका निर्धारण तथ्य तथा परिस्थितियों से किया जा सकता है। इसका जो सही ऑप्शन था, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मकसूदन तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह 1983 का मामला है। दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। इसके बाद अगला पूछा गया था दूसरा, निम्नलिखित में से किस एक केस में धारित किया गया कि वे सभी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है धारा 34 सामान्य आशय, लॉर्ड समनर द्वारा वरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट। जो वरेंद्र कुमार घोष का मामला था उसमें जजमेंट दिया गया था लॉर्ड समनर द्वारा। दोस्तों, महबूब साय का जो केस था उसमें निर्णय या जजमेंट दिया गया था सर माधव नायर द्वारा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था तीसरा, किस केस में सामान्य आशय तथा समान और समरूप आशय के बीच पीवी काउंसिल ने अंतर किया है। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन महबूब साय बनाम सम्राट। इसमें दोस्तों जजमेंट दिया गया था सर माधव नायर द्वारा। इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जो महबूब साय बनाम सम्राट का केस था, किस जज ने निर्णय दिया था। निर्णय दिया था सर माधव नायर। इसके बाद अगला आता है चौथा, निम्न में से किस केस में प्रीवी काउंसिल ने मत व्यक्त किया है कि सामान्य आशय तथा वही और समरूप आशय के अंतर में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उनके बीच बहुत सूक्ष्म अंतर है फिर भी अंतर वास्तविक तथा सारवान है। इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन सही है महबूब साय बनाम सम्राट। इस केस को दोस्तों सिंधु घाटी केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में निर्णय दिया था सर जस्टिस माधवन अय्यर ने। आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। इसके बाद पांचवा, समान या समरूप आशय के बीच अंतर को किस केस में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया। इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है पांडुरंगा बनाम हैदराबाद राज्य। 1955 का यह मामला है। इसके बाद अगला पूछा गया था छठवां, आईपीसी की किस धारा में
सामान्य आशय के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। सामान्य आशय के संबंध में किस धारा में प्रावधान किए गए हैं? इसका डी ऑप्शन सही है। धारा 34 में सामान्य आशय के बारे में बताया गया है। दोस्तों, धारा 149 में सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है और धारा 73 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है और धारा 147 में बलवा करने के लिए दंड और धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इसके बाद 7वां, एक आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा की। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन है। अपराधियों को अनुप्रमाणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान होगा। इसके बाद अगला आता है 8वां, आईपीसी की धारा 34 व धारा 149 के बीच अंतर की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने किस केस में की है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, ननक चंद बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यह 1953 का मामला है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद 9वां, आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत नियम की सभी अभियुक्तों को घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है कि अपवाद के रूप में कौन से अपराध आते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विवाह के विरुद्ध अपराध। इसके बाद 10वां, सही उत्तर बताइए। बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय। इसके बाद अगला आता है 11वां, सही उत्तर बताइए। सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, बी अभियुक्त में सामान्य आशय हो, सी अपराध में अभियुक्त की सक्रिय उपस्थिति रही हो। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 12वां आता है, सही उत्तर बताइए। महबूब शाह बनाम किंग एम्परर एक प्रमुख केस है। दोस्तों, यह एक सामान्य आशय पर आधारित केस है। धारा 34 में इसके बारे में परिभाषित किया गया है इस केस के बारे में, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 13वां, सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए मस्तिष्क का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। किस केस में यह कहा गया? दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महबूब शाह बनाम सम्राट के केस में यह कहा गया है। इसके बाद 14वां, सामान्य आशय से अभिप्राय है। सामान्य आशय से अभिप्राय है दो या अधिक व्यक्तियों में एक सा आशय। ये बिल्कुल सही है, दो या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता। दो या अधिक व्यक्तियों का एक ही आशय रखना, एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। इसका बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 15वां,
किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला आता है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा मामला संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया था संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित केस है महबूब साहब बनाम इम्पेरर। यह केस संयुक्त दायित्व से संबंधित केस है। इसके बाद 17वां, आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत उत्तर को इंगित कीजिए। यानी कि आपको इसमें गलत बताना था। ए कहता है सामान्य आशय का अर्थ है विचारों का पूर्व मिलन, ये तो बिल्कुल सही है। बी, सामान्य आशय का अर्थ है उसका ज्ञान एवं उसमें भागीदारी, ये भी बिल्कुल सही है। सी, सामान्य आशय का अर्थ है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को न केवल आशय की जानकारी हो वरन वे उससे सहमत भी हुए हो। और डी ऑप्शन कहता है सामान्य आशय का अर्थ है अपराधियों के बीच केवल विचार विमर्श चाहे उससे। डी ऑप्शन दोस्तों गलत है, इसलिए डी नहीं होगा। इसके बाद 18वां, अधोवर्णित भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत वर्णित है। दोस्तों धारा 34, इसलिए बी ऑप्शन सही है। धारा 36 में बताया गया है अंशतः कार्य और अंशतः लोप के बारे में, और धारा 39 में बताया गया है स्वेच्छा, और धारा 40 में बताया गया है अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 40 में। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। इसके बाद 19वां, सामान्य आशय के अग्रसरण में अनेक व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाता है, तब निम्न कथनों में से सही उत्तर को इंगित कीजिए। इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक व्यक्ति दायी है मानो पूरा आपराधिक कार्य उसके द्वारा अकेले ही किया गया हो, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला आता है 20वां, निम्न में से कौन सा केस सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यानी कि सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित केस नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आर बनाम टाल्सन। यह सामान्य सिद्धांत से संबंधित केस नहीं है, यानी कि सामान्य आशय से इसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21वां, धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का निम्न अर्थ है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है तथा वे सभी उसमें भागीदार है। इसके बाद 22वां, धारा 34 के लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। दोस्तों आपराधिक कृत्य किया गया हो धारा 34 को लागू होने के लिए आवश्यक है एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 23वां, धारा 34 आईपीसी में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में। दोस्तों धारा 34 आईपीसी
प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में इसे कब संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था। दोस्तों, आपने अगर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लिया तो 5 ऑब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसके बाद अगला आता है 24वां, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट किस मामले में किया गया है? दोस्तों, सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है धारा 34 में और सामान्य उद्देश्य को परिभाषित किया गया है धारा 149 में। इन दोनों में अंतर किस केस में बताया गया है? जो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, महबूब शाह बनाम सम्राट। इस केस में धारा 34 और धारा 149 में अंतर बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 25वां, प्रीवी काउंसिल के समक्ष पोस्ट मास्टर हत्या के मामले में निर्णय दिया गया। दोस्तों, जो वीरेंद्र कुमार घोष का मामला था, उस मामले में किस जज ने निर्णय दिया था? इसका ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड समनर द्वारा। दोस्तों, इसका जो बी है सर माधवन नायर द्वारा। इस केस में महबूब शाह बनाम सम्राट का केस था, तो सर माधवन नायर द्वारा निर्णय यानी कि जजमेंट दिया गया था। लेकिन इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, लॉर्ड समनर द्वारा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। महबूब शाह के मामले में निर्णय दिया गया था माधवन नायर द्वारा। इसके बाद अगला 26वां, निम्नलिखित में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? दोस्तों, आपसे इस 26 नंबर के ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा गया था मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है धारा 30 में, किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों आपको 4 चीज़ें ध्यान रखना है, मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत नहीं आती हैं। एक तो पहला हो गया ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। दूसरा, न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रतिलिपि, ये भी मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। तीसरा, चेक द्वारा भुगतान किया गया कोई बिल मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद चौथा, एक पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं मानी जाती है। इन 4 चीज़ों को आपको दोस्तों ध्यान रखना है। हर वर्ष एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन करना है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला पूछा गया था 27वां, जब कभी कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक दायित्व के अधीन हैं। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मानो कार्य उसमें से प्रत्येक ने अकेले में ही किया हो। यह धारा 34 से संबंधित है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 28वां, निम्नलिखित में से किस केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आईपीसी की धारा 34 लागू करने के लिए शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसर में काम लिया गया हो, परंतु सभी परिस्थितियों में सभी की शारीरिक उपस्थिति द्वारा भाग लेना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, किस मामले में ऐसा कहा गया है कि उसकी शारीरिक उपस्थिति
द्वारा भाग लेना अनिवार्य नहीं है। यह केस है दोस्तों जी.एम. देसाई बनाम मुंबई राज्य 1960 का यह मामला है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 29वां, धारा 34 तथा धारा 149 में अंतर की दृष्टि से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 34 के अंतर्गत अपराधी शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से अपराध से संबंधित रहता है, जबकि धारा 149 के अंतर्गत मात्र इसलिए एक व्यक्ति दंडनीय है क्योंकि वह अवैध सभा के किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कारित किए जाने के समय वह अवैध सभा का सदस्य था, यद्यपि कि उसने अपराध नहीं किया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 30, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी कि गुड फेथ को परिभाषित किया गया है किस धारा में? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। धारा 52 में सद्भाव शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 44 में क्षति शब्द के बारे में बताया गया है और धारा 51 में शपथ शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 52A में संशय को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला आता है 31वां, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सद्भाव से अभिप्रेत है। दोस्तों सद्भाव से अभिप्रेत है सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कार्य, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के संदर्भ में सही है? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। धारा 34 में केवल दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, किसी अपराध का सृजन नहीं किया गया है, जबकि धारा 149 एक विनिर्दिष्ट अपराध का सृजन करती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है 33वां, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उनका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसने उनका कारित होना संभव है। स्वेच्छा की यह परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? दोस्तों स्वेच्छा की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 39, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। धारा 39 में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है। और दोस्तों इसके बाद अगला आता है 34वां, भारतीय दंड संहिता की धारा 39 में उपबंधित स्वेच्छा की आवश्यक तथ्य है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, दोस्तों ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 35 नंबर का ऑब्जेक्ट आता है धारा 43। यहाँ दोस्तों गलती से लिख गया है 45, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पर 43 है के अंतर्गत अवैध का अर्थ है। धारा 43 में अवैध शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो सभी। इसके बाद अगला 36वां, भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में परिभाषित क्षति शब्द में शामिल है। धारा 44 में क्षति शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल है
किसी व्यक्ति को क्षति कारित करना, बिल्कुल सही है। ऐसी क्षति अवैध रूप से कारित हुई हो, बिल्कुल सही है। सी, क्षति शरीर, मन, ख्याति या संबंधित हो, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया था 37वां, निम्नलिखित केस में धारित किया गया कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, जिसे मामले के तथ्य तथा परिस्थितियों और अभियुक्त के आचरण से साबित किया जा सकता है। इसका जो केस था दोस्तों, ऋषि देव पांडे बनाम यूपी राज्य का यह मामला है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1955 का यह केस था। इसके बाद अगला 38वां, कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। सद्भावपूर्वक की यह परिभाषा आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? दोस्तों, धारा 52 में सद्भावपूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और धारा 51 में शपथ शब्द को परिभाषित किया गया है। और धारा 53 में दंड के बारे में बताया गया है। दंड 5 प्रकार के होते हैं। और धारा 54 में मृत्यु दंडादेश का लघुकरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला आता है 39वां, संहिता की धारा 47। यहाँ पर दोस्तों 47 है, गलती से हो गया, प्रयुक्त जीव जंतु शब्द का घोतक है, क्योंकि धारा 47 में जीव जंतु शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन है, मानव से भिन्न किसी जीवधारी का। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 47 में जीव जंतु शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला 40वां, अपराध इस संहिता के अधीन दंडनीय की गई किसी बात का घोतक है, यह परिभाषा उपबंधित है। दोस्तों, अपराध शब्द को धारा 40 में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और धारा 41 में विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। और धारा 42 में स्थानीय विधि को दोस्तों परिभाषित किया गया है। और धारा 43 में अवैध को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला आता है 41वां, अपराधी भारतीय दंड संहिता के अधीन जिन पनिशमेंट से पनिशेबल है वे है। यानी कि धारा 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है अपराधी भारतीय दंड संहिता के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे है मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास, बी कठोर कारावास तथा सादा कारावास, सी संपहरण तथा जुर्माना, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला आता है 42वां, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा दंड के बारे में प्रावधान करती है? दोस्तों, धारा 53, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 52 में सद्भाव शब्द को परिभाषित किया गया है। और धारा 52A में संशय शब्द को परिभाषित किया गया है। और धारा 54 में मृत्यु दंडादेश का लघुकरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला 43वां, निम्न में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि मृत्यु दंड उन मामलों में दिया जा सकता है जहां पर समाज का अस्तित्व ही खतरे में है। जब समाज का अस्तित्व खतरे में होता है तो वहां पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। यह किस केस में बताया गया है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद बनाम यूपी राज्य।
इसके बाद अगला आता है 44वां, निम्नलिखित अधिनियम में से भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास शब्दों को आजीवन निर्वासन शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया था। दोस्तों, कब प्रतिस्थापित किया गया आजीवन कारावास को आजीवन निर्वासन में? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1955 का अधिनियम 26। इसके बाद 45वां, आईपीसी की धारा 53 में कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है, यानी कि कितने प्रकार के दंड के बारे में बताया गया है? धारा 53 में 5 प्रकार के दंडों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला आता है 46वां, चूंकि प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का भविष्य होता है, अतः आपराधिक कृत्य का बना धारण किए हुए व्यक्ति को समाप्त मत करो, अपितु उसकी घातक पतन की प्रक्रिया को दूर करो। क्लांत, थके और असंतुष्ट मस्तिष्क को पवित्र भावों द्वारा शासित पहुंचकर उसकी छिन्न छिन्न मानवीय शक्ति को पुनः स्थापित करो। दबावकारी यद्यपि छिपी हुई सामाजिक व्यवस्था की अन्यायी प्रवृत्ति को सुधारें जो अनेक निर्दोष व्यक्तियों के आपराधिक व्यवहार के लिए गंभीर रूप से दोषी है। जस्टिस कृष्ण आयर द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था। किस केस में यह बताया गया है? इसका जो सी ऑप्शन है रामेश्वर बनाम यूपी राज्य। दोस्तों, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद अगला 47वां, निम्न में से किस मामले में आधारित किया गया कि मृत्युदंड बिरले से भी अधिकतम बिरले मामलों में ही दिया जा सकता है? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किशोरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, 1999 का यह मामला है। इसके बाद अगला आता है 48वां, निम्न में से किस मामले में जनता के समक्ष फांसी पर लटकाना बर्बरता माना गया है? किस केस में कहा गया है जनता के सामने फांसी पर लटकाना बर्बरता है? इसका जो सी ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मी देवी, 1986 का यह मामला है। इस केस में कहा गया था। इसके बाद 49वां, मृत्युदंडादेश का लघुकरण निम्न में से किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 54 के अंतर्गत मृत्युदंडादेश का लघुकरण किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है और आखिरी भी है 50वां, मृत्युदंडादेश का रूपांतरण किसके द्वारा किया जा सकेगा? दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, समुचित सरकार द्वारा। इस समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी आती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए आपसे 50 में से कितने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही बने हैं। ईमानदारी से दोस्तों सॉल्व कीजिए और आप कमेंट कीजिए। अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतने ही डीप में जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपसे एक भी ऑब्जेक्ट दोस्तों गलत नहीं होगा आईपीसी का। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट के बारे में सभी व्यक्तियों को जानकारी होना चाहिए कि एमपीसीजी के एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्ट भी दोस्तों पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे।
दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।